हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रुद्र प्रताप सिंह और आज मैं आप लोगों को ग्रुप 17 पढ़ाऊँगा पी ब्लॉक एलिमेंट का। ग्रुप 17 को स्टूडेंट्स हम लोग हेलोजन्स भी बोलते हैं, हेलोजन फैमिली भी, क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं। पी ब्लॉक आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो आपके लिए डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ग्रुप 17 की बात करने से पहले हम लोग पी ब्लॉक का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं आपके, इसमें इनको पी ब्लॉक में क्यों रखा गया है? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इंटर करता है आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल में। अब क्योंकि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए आपके जो पी ब्लॉक हैं उसमें टोटल 6 ग्रुप होते हैं, जो 13 से 18 होते हैं। मतलब ग्रुप 13, ग्रुप 14, इस तरह ग्रुप 18 तक लेके। ग्रुप 17 आपका हेलोजन फैमिली होता है। ग्रुप 18 आपका नोबेल गैस होता है। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो NH2 NP 1 to 6 होता है। पी ऑर्बिटल में आप देख रहे हैं कि 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर पी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो वो आपका ग्रुप 13 हो जाता है। पी में अगर आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो ग्रुप 14 हो जाता है। इसी तरह अगर पी में आपके 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये आपका ग्रुप 17 हो जाता है, जिसको हम लोग हेलोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ग्रुप 17 में आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और लास्ट में एस्टेटीन। ये डाउन द ग्रुप ऑर्डर है। इनको हेलोजेंस इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको हेलोजेंस भी बोला जाता है। एस्टेटीन आपका नेचुरली अकरिंग नहीं है, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो मतलब जो नॉर्मली आपको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो वैलेंस शेल का कन्फिग्रेशन होता है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का, वो आपका NH2 NP 5 होता है। मतलब पी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि पी ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। मतलब जो आपके ग्रुप 17 या हेलोजेंस हैं, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है स्टेबल कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए। इसीलिए जो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो -1 होती है, ताकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर सकें। आप इसके सारे एलिमेंट देख लीजिए टेबल में, वीडियो को पॉज करके। सबका जो लास्ट में कन्फिग्रेशन है वो आपका S2P5 ही है, इसीलिए ये एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट फिजिकल स्टेट की। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं हेलोजेंस में, ये वीक होते हैं, लेकिन डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है तो आपका वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ रहा है। तो इनिशियली क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं, तो जो आपके फ्लोरीन और क्लोरीन हैं जो ग्रुप में ऊपर मिलते हैं, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। ब्रोमीन आपका वोलाटाइल लिक्विड के फॉर्म में होता है, और जो लास्ट है आयोडीन आपका, ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हम लोग एटॉमिसिटी की बात करें तो जितने भी हेलोजेंस हैं आपके डाई एटॉमिक होते हैं। डाई एटॉमिक का मतलब है कि 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसीलिए हेलोजेंस का जो जनरल फार्मूला है वो आपका X2 होता है। तो इसमें आपका फ्लोरीन का भी 2, F2, Cl2, Br2 और I2 हो गया। तो ये डाई एटॉमिक होते हैं नेचर में। इसके बाद अबंडेंस की बात करें, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हैं तो इसलिए ये फ्री में नहीं मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं नेचर में। ये किसी न किसी के साथ सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं।
सबसे ज़्यादा आपका स्टूडेंट फ्लोरीन मिलता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ये इनके अबंडेंस की बात थी। इसके बाद कलर की बात करते हैं। तो ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को विजिबल रेंज में, इसीलिए हमें ये एक पर्टिकुलर कलर के दिखते हैं। फ्लोरीन आपका पेल येलो कलर होता है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर का होता है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है और आयोडीन आपका डीप वॉयलेट होता है। तो ये सारे कलर हैं जो आपके हैलोजन शो करते हैं। इसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो ग्रुप 17 में सारे के सारे आपके नॉन मेटल ही होते हैं, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, वो आप किसी भी ग्रुप की बात करें। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन -1 दिखाता है, क्लोरीन -1 से +6 दिखाता है, ब्रोमीन आपका भी -1 से +6 दिखाता है। इसी तरह आपका आयोडीन और एस्टेटीन भी शो करते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सारे हैलोजेंस की, वो आपकी -1 है। इसके बाद बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं हम लोग। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता जाता है, तो उनकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाती है। तो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जितना लंबा बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना उतना आसान होगा, मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। लेकिन क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल होता है तो इसलिए उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो अगर आप बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखें तो ये होता है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। फ्लोरीन बीच में इसलिए आया क्योंकि उसका साइज़ स्मॉल है। इसके बाद डाउन द ग्रुप आपकी डेंसिटी इंक्रीज करती जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें या आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करें स्टूडेंट्स, तो हैलोजेंस की आयनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते हैं इतनी ईजिली। अगर आप इनका कन्फिग्रेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें आपका P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको एक चाहिए स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, तो ये क्यों लूज़ करेंगे इतनी आसानी से। तो इनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी काफ़ी हाई होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो आपने देखा कि ग्रुप 17 या हेलोजेंस में P में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर पाए। तो इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, ये बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। फ्लोरीन इसका एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ स्मॉल होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो हाई होती है, तो वो आपका जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिपेल करता है। तो इसलिए जो आपकी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम होती है। ये इसका रीज़न है, इसको पढ़ लीजिए। फ्लोरीन हैज़ लेस वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैन क्लोरीन। इसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। क्योंकि आपके हैलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन से डेफिशिट हैं तो ये बहुत ईजिली एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं दूसरे से, तो इनका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हैलोजेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो डाउन द ग्रुप कम होती जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो हैलोजेंस वाटर में सॉल्युबल होते हैं। सबसे ईजिली आपका फ्लोरीन सॉल्युबल होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और सबसे लास्ट में आयोडीन। जो आपका आयोडीन का स्ट्रक्चर है स्टार्च के साथ जो वो फॉर्म करता है वो आपका ब्लू कलर का होता है। ये आपने बायो की लैब में भी किया होगा। स्टार्च का टेस्ट जब उसमें हम आयोडीन डालते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन, तो वो ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है। इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्राइड्स की।
तो जो फ्लोरीन का हाइड्राइड है, फ्लोरीन का जो हाइड्राइड है HF, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है HF में, जबकि HCl, HBr और HI ऐसा शो नहीं करते हैं, इसलिए ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम लोग, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट HF का होता है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। फिर उसके बाद आपका HI आता है, फिर HBr और सबसे लास्ट में HCl आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे साइज़ बढ़ता जाएगा। तो जो HI है आपका, वो बहुत ईजिली हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा, क्योंकि HI बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका HI होगा, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कम HF। लेकिन अगर थर्मल स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो उल्टा हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका HF का होगा और सबसे वीक आपका HI का होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो ब्रेक करना बॉन्ड को आसान है। इसके बाद ये एल्कली के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो जो आपके हेलोजेंस होते हैं ये हाइपोहेलाइट होते हैं। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट करके हाइपोहेलाइट सॉल्यूशन बना लेते हैं, और अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड NaOH4 के साथ करते हैं तो ये हेलेट बना लेते हैं। आप रिएक्शन को देख लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके उसको नोट भी कर लीजिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। X2 + OH- ये आपका NaOH से आ रहा है, जो आपका X- और OX- में ब्रेक हो जा रहा है। OX- को ही आप हाइपोहेलेट सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बाद अगर आप X2 को कॉन्सेंट्रेटेड और हॉट के साथ करा देते हैं तो ये हेलेट दे देता है। हेलेट आपका XO3- होता है। अब ये हेलेट बना रहा है या हाइपोहेलाइट, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं बेस वो हॉट है या कोल्ड है, और साथ ही साथ वो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है। इन रिएक्शंस को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की। तो ये वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स बनाते हैं, क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो फ्लोरीन आपकी दो बनाता है, एक OF2 बनाता है और एक O2F2 बनाता है। लेकिन केवल OF2 ही आपका थर्मली स्टेबल होता है। O2F2 आपका प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसके बाद क्लोरीन आपके नंबर ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है, क्योंकि इसकी आपने देखा है वेल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से +6 तक होती है। तो ये आपका Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7 इस तरह से बहुत सारे बनाता है। इसी तरह ब्रोमीन भी आपका बहुत सारे बनाता है और आयोडीन भी बहुत सारे बनाता है। अब इसमें जो ब्रोमीन और आयोडीन के हैं ये आपके पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आप इनके ऑक्साइड्स को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। आपके ब्रोमीन के ऑक्साइड्स और आयोडीन के ऑक्साइड्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इसके बाद ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। तो जो हाइयर ऑक्सो एसिड होते हैं फ्लोरीन की, जैसे HFO2, HFO3, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और साथ ही साथ इसके पास d ऑर्बिटल भी नहीं है। तो फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जो ब्रोमीन है उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और आयोडीन की, ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। इसीलिए HBrO2 और HiO2 भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप हेलोजेंस के नॉर्मल ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो इनकी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता जाता है डाउन द ग्रुप। सबसे ज़्यादा आपका कौन सा होगा? HOF, जिसको हम लोग हाइपोफ्लोरस एसिड भी बोलते हैं। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है।
इसके बाद आपका HOCl आता है जिसको हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, फिर HOBr और सबसे लास्ट में HOI आता है। तो डाउन द ग्रुप ऑक्सो एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। अगर आपका ऑक्सो एसिड सेम हैलोजेंस का है तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ और आपकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करेगी जितने ज़्यादा उसमें ऑक्सीजन के एटम होंगे। इसके बाद इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो हैलोजन ही दूसरे हैलोजन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं व्हेन टू डिफरेंट हैलोजन्स रिएक्ट विद ईच अदर, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। दीज आर कोवेलेंट क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, डायामैग्नेटिक इन नेचर, दे आर वोलाटाइल सॉलिड्स और लिक्विड्स एक्सेप्ट इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो मतलब जो आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब हो गया कि एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ जो कंपाउंड बना रहा है ये कोवेलेंट होते हैं नेचर में और हैलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद सीडो हैलोजेंस की बात करते हैं या फिर सीडो हैलाइड्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो हैलोजन नहीं होते हैं लेकिन वो हैलोजन की तरह बिहेव करते हैं, इनको हम लोग सीडो हैलाइड्स बोलते हैं। इनके अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें स्टूडेंट्स तो इनके एग्जाम्पल में आपके CN2 आता है जिसको साइनोजन बोलते हैं, OCN2 आता है ऑक्सीसाइनोजन, ये आपके सीडो हैलोजन कंपाउंड हैं। उसके बाद सीडो हैलाइड में आपके CN- मतलब साइनाइड, OCN- मतलब साइनेट और SCN- मतलब थायोसाइनेट। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लीजिए। सीडो हैलोजेंस या सीडो हैलाइड्स आपके ओरिजिनली हैलोजन नहीं होते हैं लेकिन ये प्रॉपर्टी सारी हैलोजन की शो करते हैं। इसके बाद हम इनके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लोरीन की बात करेंगे। कॉमन सॉल्ट जो आप घर में यूज़ करते हैं जिसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, NaCl, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लोरीन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सी वाटर एंड एज रॉक सॉल्ट। रॉक में भी ये रॉक सॉल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्लोरीन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसके कई सारे मेथड हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये सारी रिएक्शंस नोट कर लीजिएगा, जिसमें सबसे पहला मेथड है आपको ऑक्सीडेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो हम NaCl, मैग्नीज डाइऑक्साइड और H2SO4 को मिक्स करते हैं तो हमारा NaHSO4, मैग्नीज डाइक्लोराइड, वाटर और Cl2 गैस हमें मिल जाती है जो हमें चाहिए थी। इसी तरह जो आपका अगला प्रोसेस है उसको हम लोग वेल्डन प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं और हमारे पास क्लोरीन मिल जाती है। तीसरा आपका स्टूडेंट्स डेकन प्रोसेस है। इसमें हम लोग HCl को डायरेक्ट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज कराते हैं और हमारा क्लोरीन गैस मिल जाती है। चौथा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है जिसको इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो हम NaCl को आयनिक फॉर्म में वो ब्रेक होता है, इसके बाद इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया जाता है तो एनोड पे हमें क्लोरीन मिल जाती है। इस बात को स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा कि जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो क्लोरीन आपको एनोड पर मिलती है। आप वीडियो को पॉज करके सारी रिएक्शंस नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। क्लोरीन आपकी येलोइश ग्रीन गैस होती है, कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये पॉइजनस होती है नेचर में, वाटर में सॉल्युबल होती है और क्लोरीन के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्लोरीन वाटर बोलते हैं। ये सारी की सारी क्लोरीन की प्रॉपर्टी हैं। येलो ग्रीन गैस, पॉइजनस इन नेचर, सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज क्लोरीन वाटर। तो ये हमने अभी तक क्लोरीन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ की बात की। अब हम लोग क्लोरीन की केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो क्लोरीन को जब वाटर में ऐड करते हैं तो HOCl और HCl मिल जाता है। आपका HOCl अनस्टेबल होता है तो HOCl आपका ब्रेक हो जाता है HCl और O में। ये जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन है, एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम है,
यही आपके कलर्ड मेटल को ऑक्सीडाइज करके कलरलेस बना देता है। यही आपका क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन है। HOCl आपका ब्रेक हो जाता है HCl और नेसेंट ऑक्सीजन में। यही आपकी नेसेंट ऑक्सीजन डीकलराइज कर देती है किसी भी सब्सटेंस को, और ये परमानेंट एक्शन होता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्लोरीन की और भी बहुत सारी रिएक्शन है, जिसमें सबसे पहले है एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो H2 और Cl2 मतलब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलके सनलाइट की प्रेजेंस में HCl फॉर्म कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हैं। क्लोरीन को दूसरे हैलोजन को डिस्प्लेस करते भी देखा गया है। इसके अलावा अगर आप क्लोरीन को कास्टिक सोडा या NaOH के साथ मिक्स करते हैं कोल्ड कंडीशन में, तो भी आपका NaCl, NOCl और H2O दे देता है। NaOCl का जो आपका एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम लोग जवेल वाटर भी बोलते हैं। इसके बाद क्लोरीन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके HCl दे देती है और सल्फ़र रिलीज होता है। क्लोरीन को अगर आप ड्राई SO2 के साथ मिक्स करते हैं तो वो SO2Cl2 थायोनिल क्लोराइड दे देता है। इसका आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज़ पढ़ा है प्रिपरेशन में। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर आप क्लोरीन को मिक्स करते हैं तो ये आपका COCl2 जो फॉस्जीन होती है हाईली पॉइजनस होती है। इसके अलावा क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी होती है। क्लोरीन को अगर आप अमोनिया के साथ मिक्स करते हैं तो आपको NH4Cl मिल जाता है, अमोनियम क्लोराइड। और अगर क्लोरीन अमोनिया के साथ एक्सेस में यूज़ की जाती है, जब क्लोरीन एक्सेस में होती है तो ये आपका NCl3 और HCl बना देता है। लेकिन अगर अमोनिया एक्सेस में होती है तो ये आपको NH4Cl दे देता है। ये सारी ही रिएक्शन स्टूडेंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसके बाद क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। तो जब क्लोराइड के मिक्सचर को, क्लोरीन को K2Cr2O7 के साथ हीट किया जाता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो डीप रेड वेपर्स फॉर्म होती हैं। ये डीप रेड वेपर्स किसकी होती हैं? क्रोमिल क्लोराइड की। अगर आप इक्वेशन देखें तो Cl माइनस प्लस K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका क्रोमिल क्लोराइड मतलब CrO2Cl2 के रेड वेपर्स दे रहा है और बाकी भी फॉर्म हो रहे हैं। अब इस जो क्रोमिल क्लोराइड की वेपर है उसको हम लोग NaOH से पास करते हैं, तो हमारे पास NO2CrO4 मिल जाता है जो येलो कलर का होता है। अब अगर इस येलो सॉल्यूशन को हम लोग एसिटिक एसिड से न्यूट्रलाइज करते हैं और उसका लेड एसीटेट मिक्स करते हैं तो हमें एक येलो PPT मिल जाता है लेड क्रोमेट का। ये सारी रिएक्शन आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स ब्लीचिंग एजेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट की तरह, CaCl3 और CCl4 बनाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, DDT में, एंटी नॉकिंग कंपाउंड्स बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर में। ये सब इसके यूजेस हैं क्लोरीन के। इसके बाद HCl की बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? NaCl को मतलब जो आपका टेबल सॉल्ट है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, NHSO4 और HCl मिल जाता है। ये इसका प्रिपरेशन मेथड है। इस NHSO4 में जब हम फर्दर NaCl डालते हैं तो फिर से हमें HCl मिल जाता है। तो ये काफ़ी एफिशिएंट मेथड है HCl फॉर्म करने का। HCl आपका कलरलेस होता है और पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है।
ये आपकी एक्सट्रीमली सॉल्यूबल होती है वाटर में, और वाटर में सॉल्व होने के बाद आयनाइज हो जाती है। HCl आपका वाटर के साथ मिलके H3O+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। इसकी और भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर आप अमोनिया के साथ मिक्स करते हैं HCl को तो वो आपका NH4Cl दे देता है। अगर आप HCl को सोडियम कार्बोनेट में डालते हैं तो वो आपका CO2 रिलीज़ करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डालते हैं तो भी CO2 रिलीज़ होती है, और सोडियम सल्फाइड में डालते हैं तब भी आपका SO2 रिलीज़ होता है। तो ये सारी HCl की इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थी, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो नोबल मेटल्स होती हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, ये नॉर्मल किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ भी डिज़ोल्व नहीं होता है, लेकिन अगर आप एक्वा रीजियम में डिज़ोल्व करते हैं, इसको ब्लैकस्मिथ यूज़ करते हैं, अगर आप इसको एक्वा रीजियम में डिज़ोल्व करते हैं तो 3 पार्ट आपका HCl होता है और 1 पार्ट HNO3 होता है। HCl और HNO3 1:3 के रेशियो में मिक्स किया जाता है। तो इससे एक्वा रीजिया फॉर्म होता है, जिसमें आपके गोल्ड और प्लेटिनम तक डिज़ोल्व हो जाते हैं। एक्वा रीजिया का कॉम्पोजिशन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यूजेस की बात करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोराइड्स में, क्लोरीन का यूज़ हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, डाइंग इंडस्ट्री में करते हैं, मेडिसिन में करते हैं, और ग्लू के फॉर्मेशन में भी करते हैं। तो ये HCl के बारे में था। इसके बाद आपका इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आयोडीन। आयोडीन I2 होता है। इसका जो सबसे मेजर सोर्स है वो डीप सी वीड्स है, और उस डीप सी वीड्स में भी जो लैमिनेरिया वैरायटी है उसमें ये मिलता है। उनके एसेस को रखा जाता है जिसमें 0.5% आयोडीन होता है, आयोडाइड के फॉर्म में। इसके बाद बाकी इसके और भी सोर्सेज हैं, जिसमें आपके कैलिक हैं या क्रूड चाइल्ड सेल्पिट्रे है, NaNO3, इन सब में भी आपका आयोडीन मिल जाता है। आयोडीन का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो सब्लीमेशन से होता है। इसके बाद आयोडीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जो आपका टिंचर ऑफ आयोडीन है, मतलब I2 और KI का मिक्सचर, इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट के यूज़ करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ग्रुप 17 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका प्रॉफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।